जय हिंद दोस्तों, मैं अनुराग स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल एआर पब्लिकेशन में। कैसे हो भाई, बताओ कैसी चल रही है आप लोग की पढ़ाई, बताइए भाई। उम्मीद करते हो एकदम जबरदस्त जिंदाबाद तरीके से पढ़ रहे होंगे और जीवन का आनंद ले रहे होंगे। भाई साहब, हम लोग आज क्या करने वाले हैं, तो आज हम लोग करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी 2026 में जो एग्जाम होने वाला है उसका सैंपल पेपर 2। क्योंकि हम ऑलरेडी कर दिए हैं सैंपल पेपर 1 और ये सैंपल पेपर 2 है। इसको आप मॉक टेस्ट बोल सकते हो, सैंपल पेपर बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो, यानी कहने कि हम उसी का आपका रिवीजन कर रहे हैं। ठीक है भाई। तो भाई साहब, इसमें टोटल 30 क्वेश्चन होंगे। जैसे पहला हमारा सैंपल पेपर था एकदम तगड़ा तरीके से, ये भी एकदम तगड़ा तरीके से चलेगा। इसमें ऐसा एकदम पूरा बेसिक से नहीं जाएंगे, क्वेश्चन को देखेंगे और कम समय में हम आंसर निकालने की कोशिश करेंगे। या तो बाई ऑप्शन जाएंगे, डिविजिबिलिटी का कॉन्सेप्ट लगाएंगे, यूनिट का कॉन्सेप्ट लगाएंगे, हर एक चीज़, नहीं बोलते हैं कि साम दाम दंड भेद, हर एक चीज़ लगा कर हम चीज़ों को सॉल्व करेंगे। ठीक है भाई। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो के हर जगह पर शेयर कर दीजिए। ठीक है भाई। आइए, अगर पहला सैंपल पेपर नहीं देखे होंगे तो आप जैसे इस चैनल पे जाइएगा, इसी चैनल के प्लेलिस्ट के सेक्शन में जाएगा तो वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। क्या भाई साहब, एक प्लेलिस्ट बना दिया हूँ जिसमें आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम 2026 के नाम से और पहला सैंपल पेपर मिल जाएगा। ठीक है भाई। आइए क्वेश्चन पे देखते हैं और पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़ते हैं। कह रहा है, एक जिले की जनसंख्या इतना है जिसमें से इतना पुरुष है और 14% जनसंख्या साक्षर है। देखो ये हमारा जो मान दिया है ना, ये कहीं ना कहीं देखो यहाँ पे वैल्यू में दिया है कि ये इतना है, इतना पुरुष है, लेकिन यहाँ पे परसेंटेज में 14 पुरुष क्या है, 14% क्या है, साक्षर है, लिटरेट है। और बोला है कि यदि 14%, देखो 14% जनसंख्या हमारे पास क्या है, साक्षर है, 14% पुरुष साक्षर है, तो कितने प्रतिशत महिलाएं साक्षर हैं। बस ये सिर्फ क्वेश्चन देखना होता है, एक बार पढ़ो और सेकंडों में आंसर लगा दो। और आंसर क्या है, तो भाई साहब ऑप्शन नंबर बी, बात खत्म। अब बोलोगे भैया कैसे मार दिया, तो देखो इसमें कुछ नहीं होता है। हमें ओवरऑल क्या बोला है भाई साहब, यानी कहीं मान लीजिए गांव में कुछ जनसंख्या होंगे, यानी वहां पे क्या है, कुछ लेडीज कुछ महिलाएं हैं, और ओवरऑल गांव की जनसंख्या का क्या है, पास का परसेंटेज। तो बोलोगे भैया मान लो पास का परसेंटेज 14% है, उसमें से जितने सारे, मतलब समझ लीजिए जितने सारे पुरुष हैं उनका पास का परसेंटेज कितना है, 14% है। तो महिलाएं का कितना हुआ, तो बोलोगे ओवरऑल 14% है, उनका भी 14% है तो इनका भी 14% होगा। क्योंकि यहाँ पे लगता है एवरेज का कॉन्सेप्ट, यानी डेविएशन का। अगर फिर भी बोलोगे कि बेसिक से बनाओ, तो कैसे बनाओगे, बना लेता हूँ। पहले क्या करते हैं, इनका रेशियो ले लो, तो यहाँ से 3 जीरो को खा जाएगा। तो बोलोगे पहला टोटल कितना था, तो हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि ये होता है हमारे पास डेटा, ये होता है एवरेज। डेटा में यहाँ पे हमारे पास मेल हो जाएंगी और एक यहाँ पे फीमेल हो जाएगी। मेल का देखो, मेल का कितना है, तो बोलोगे भैया 164 मेल है, तो यहाँ पे लिख दीजिए 64 कितना है, 100 मेल है हमारे पास। अब उसके बाद से देखो टोटल कितना है, 351, 351 में से 64 घटा दो, तो बोलोगे 11 में से 4 गया, तो बोलोगे 7 हो जाएगा। उसके बाद साथ जाएगा 4, 4 में से 6 गया, 14 में से 6 गया, तो बोलोगे 8 आ गया। और उसके बाद से देखो यहाँ पे आ गया हमारे पास कितना, 2, 2 में से 1 गया, 1, यानी इतना आ गया 187। और इनका एवरेज देखोगे भाई साहब, तो इनका एवरेज से हमें क्या फर्क पड़ता है, हमें तो इतना मालूम है कि टोटल एवरेज जो है भाई, टोटल एवरेज है कितना परसेंट है, तो बोलोगे टोटल एवरेज जो परसेंटेज है वो 14% है। तो 14% है, तो इसमें कितना पास हुए हैं, तो भाई साहब जो मेल है ये 14% है, और फीमेल का क्या है, तो हम फीमेल का एक्स मान लेते हैं। अब डेविएशन लगाते हैं। डेविएशन में हमें क्या बोला है, कि बोला है कि 14% भाई साहब ओवरऑल है, तो कितना ज़्यादा है देखना, तो 0% ज़्यादा है, यानी 0% है, यानी ना ही कम है ना ही ज़्यादा है। तो जितना इधर होता है ना उतना ही इधर बढ़ाते हैं। तो बोलोगे भैया जितना इधर है इतना बढ़ा दो, तो सेम 0% बढ़ा दो। तो हमें मालूम है 14 में 0% ऐड करोगे तो 14% आएगा। तो महिलाएं का कितना होगा, 5%, 14%, ऑप्शन नंबर बी, बात खत्म। तो इसको बनाना नहीं होता है, ओवरऑल दे दिया है, उसमें से एक दे दिया है और दूसरा का पूछा है, तो हम प्यार से निकाल लेंगे। बहुत बेसिक सा सवाल था। आइए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं और 2 देखते हैं कि क्या कह रहा है। कह रहा है कि 15,000 की धनराशि वार्षिक रूप से संयोजित होने पर 15% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्षों के लिए उधार दी जाती है। ठीक है भाई साहब, कोई प्रिंसिपल है हमारे पास, कितना है बताना जरा, 15,000 रुपये, और 15% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से उधार दी जाती है। तो बोला है 2 वर्षों बाद हमें ब्याज कितना मिलेगा, यानी कहीं ना कहीं भाई साहब हमें कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिलेगा, हमें बता दीजिए। बहुत सिंपल से सवाल है, हमने क्या बताया, रेट दिया है 15%, टाइम 2 साल, तो डायरेक्ट कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लोगे। बोलोगे भैया क्या पढ़ा है, जो भाई लोग नहीं पढ़े ना, अभी कंपाउंड इंटरेस्ट का क्लास चल रहा है, आज ही कल ही आया था आप लोगों का कंपाउंड इंटरेस्ट का क्लास नंबर 1। उसमें 3 क्लासेस कराऊंगा और बेसिक से हर एक चीज़ मैंने पढ़ाया बहुत बढ़िया से, बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट से समझाया कि कैसे निकाला जाता है हर एक चीज़। फिर भी आप समझ लीजिए, रेट 15% है, 2 साल के लिए बोला है, तो 15-15 एक बार ऐड कर लेंगे तो कितना होगा, 30 होगा। तो बोलोगे भैया 30 हो जाएगा, और एक अंक के बाद से पॉइंट लिखते हैं। फिर उसके बाद से क्या करते हैं, 15 का स्क्वायर करते हैं। 15 का स्क्वायर होता है कितना, 225। तो बोलोगे भैया यहाँ पर 225 लिख दो, लेकिन मैंने बताया है कि पॉइंट के बाद सिर्फ 2 ही अंक होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या है, तो इसको 2, ये जो बना है 2 इधर दे दो, इस सिर्फ 2 ही अंक होना चाहिए। तो बोलोगे डायरेक्ट हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि सीआई का रेट ऑफ परसेंट कितना आ गया, तो बोलोगे 32.25%। बस बात खत्म। अब जो दिया है वो क्या दिया है समझ लीजिए।
हमें यहाँ पर 15,000 रुपया दे ही दे रखा है, तो बोलोगे यहाँ पर प्रिंसिपल जो दिया है कितना दिया है, तो 15,000 दिया है, तो कितने का मान है, तो बोलोगे भैया 100% का मान है। हमें ब्याज निकालना है, यानी कहीं ना कहीं ये निकालना है, 32.25% का मान निकालना है। सिंपल से सवाल है। अब आइए इसको परसेंट से परसेंट खत्म, डबल जीरो से डबल जीरो खत्म, एक यहाँ से पॉइंट हटेगा तो डबल जीरो यहाँ से आ जाएगा। बोलोगे एक जीरो से ये खत्म होगा, 5 से काटोगे 3 बार में, 5 से काटोगे 2 बार में। अगर फिर भी अगर हमें नहीं लगता है कि क्या है, अगर कटने वाला है तो काट दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। फिर भी गुणा करें तो 5 3 15, हाथ में एक आ गया, फिर 3 दूना 6 एक 7 हो गया, फिर यहाँ पर आ जाएगा 3 दूना 6, फिर यहाँ पर 3 3 का 9, यानी कहने कि 96 75 हो गया, डिवाइड बाई 2 कर दो। अब इसको करो 2 से करोगे भाई तो क्या आएगा हमारे पास, तो बोलोगे 2 चौका 8, फिर 2 8 16, फिर यहाँ पर 2 3 6, फिर 2 7 14 और 2 5 10, यानी 48 37.5। 48 37.5 का है तो ऑप्शन नंबर सी, पॉइंट का से जीरो रखो या ना रखो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये अच्छा सवाल था, बस थोड़ा बहुत कैलकुलेशन था, कंपाउंड इंटरेस्ट का सवाल था। और देखो हाल फिलहाल आरबीआई ग्रुप डी का 2025 में भी एग्जाम जो चल रहा था उसी का क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो मैंने क्या बोला था कि इस सैंपल पेपर जो हम करा रहे हैं एनटीपीसी के लिए, तो उसमें सारे अपडेटेड मिलेंगे, यानी 2025 और 2026 में जितने सारे एग्जाम हुए ना, सब क्वेश्चन आपका भाई कराएगा इसी में आपको। बाकी अलग से जो चीज़ें कराऊंगा तो कराऊंगा ही, जो रेलवे फाउंडेशन बैच में पढ़ा रहा हूँ पढ़ाऊंगा ही। बाकी ये सारी चीज़ें जो अपडेटेड क्वेश्चन आ रहा है उसका हम रिवीजन यहाँ पे कर रहे हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं और 3 को पढ़ते हैं क्या कह रहा है। कह रहे ए और बी क्रमशः 15 दिन और 10 दिन में एक काम को पूरा करते हैं। बहुत बढ़िया, 2 लोग हैं, 15 दिन और 10 दिन में करते हैं। उन्होंने एक साथ काम मिलकर शुरू किया और 4 दिन बाद बी ने काम छोड़ना पड़ा, यानी काम भाई साहब कितना दिन बाद, देखो तो बोला है लेकिन 4 दिनों बाद बी को काम छोड़ना पड़ा और ए शेष काम को अकेले पूरा किया, तो पूरा पूरा देखो उसमें बोला है तो पूरा काम कितने दिनों में समाप्त हुआ, यानी टोटल काम कितने दिन में समाप्त हुआ है। बताओ यार, ये भी कोई सवाल है। हमें मालूम है कि 2 लोग हैं, एक ए भाई साहब है, एक बी भाई साहब है। उसके बाद से बोलिए, समझिए, ये भाई साहब कितना दिन कर रहे हैं, 15 दिन, बी भाई साहब 10 दिन कर रहे हैं। इनका एलसीएम ले लो 30, एफिशिएंसी 2 आ जाएगा, इनका एफिशिएंसी 3 आएगा। यहाँ पे बोला है क्या, उन्होंने एक साथ काम करना शुरू किया, एक साथ काम शुरू किए, 4 दिन भाई बी भाई साहब चले गए हैं। तो आपको मालूम है कि एक साथ काम करेंगे तो एक दिन में कितना काम करेंगे, 3 और 2 5 काम कर देंगे। तो 4 दिन तक साथ में काम किए हैं, तो 4 5 20 काम कर दिए हैं। टोटल 30 था, 20 कर दिए, तो जो लेफ्ट वर्क बचा है कितना बचा है, 10। अब जो लेफ्ट वर्क बचा है 10। अब इसमें से ये बोला है क्या, तो द इंटायर वर्क कंप्लीटेड दे, तो उसमें बोला है क्या, एंड ए कंप्लीटेड द रिमेनिंग वर्क, यानी ए भाई साहब जो कंप्लीट कर रहे हैं, कौन, रिमेनिंग उन्हें बचा हुआ काम कौन कर रहे हैं, ए भाई साहब। तो हमको मालूम है कि ए भाई साहब बचा हुआ काम कर रहे हैं, कितने दिन में करेंगे, तो 2 के एफिशिएंसी से करेंगे, तो ये हमारे पास 5 दिन में करेंगे। तो आप बोलोगे भैया कि काम हमारा तो 5 दिन में खत्म हो जाएगा, आओगे ऑप्शन नंबर सी मार के निकल जाओगे। जैसे ही ऑप्शन नंबर सी मार के निकल जाओगे तो यहाँ से क्या होगा, आपका 1 नंबर खत्म हो जाएगा। बाकी भाई साहब जो निगेटिव का जाएगा वो भी जाएगा। क्यों जाएगा, क्योंकि हमसे बोला है कि पूरा काम कितने दिनों में समाप्त हुआ, टोटल काम। ये नहीं बोला है कि जो ए ने रिमेनिंग काम किया है कितने दिनों में किया, पूरा काम बोला है। तो सबसे पहले क्या करोगे भाई, पूरा काम भी बोला है तो ये 5 है, और पहले स्टार्टिंग में कितना दिन किए थे, 4 दिन, तो बोलोगे 5 और 4 दिन यानी 9 दिन में टोटल काम खत्म हुआ है, और 9 दिन का है तो ऑप्शन नंबर बी। बस, तो ये सब पॉइंट पढ़ना होता है, समझना होता है। अगर रिमेनिंग बोलता है कि रिमेनिंग काम ए कितने दिनों में कंप्लीट करता है, तो उसको बोलते हो आप 5 दिन में। लेकिन भाई साहब ये पूरा काम बोला है कि टोटल काम कितने दिन में कंप्लीट हुआ है, तो 9 दिन में होता है। तो ये छोटी छोटी पॉइंट आपको याद रखना है और ये बातों को समझना है, चीज़ों को जानना है। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं और 4 देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है एक त्रिज्या खंड 9 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्ताकार चाप द्वारा निर्मित है, जो केंद्र पर 18 डिग्री का कोण बनाता है, तो इसका परिमाप क्या होगा, यानी कहने का पेरीमीटर पूछा है। तो सबसे पहले हम भाई साहब एक बनाते हैं, हम क्या, वृत्त बनाते हैं। अब एक केंद्र से मान लीजिए, यहाँ से हम भाई साहब केंद्र से लेते हैं, एक हम यहाँ से क्या बनाते हैं, तो सेक्टर बनाते हैं। यही तो बोला है कि त्रिज्या खंड यानी सेक्टर, जिसका रेडियस ये होता है भाई, ये भी रेडियस होता है, इसका मान इन्होंने 9 दे रखा है, और ये होता है हमारे पास चाप की लंबाई जिसको हम एल से डिनोट करते हैं। तो इसका मान हमें भाई साहब फाइंड करना है, क्योंकि हमें पेरीमीटर पूछा है। तो पेरीमीटर निकालने के लिए क्या होगा भाई, तो देखो ये पेरीमीटर निकालना होता है तो यही हमें निकालना पड़ेगा, यानी जहां जहां देखो मैं अभी आप हाईलाइट करके दिखाता हूँ कि पेरीमीटर की क्या बात बोला है, यानी हमें इसका टोटल हमें ये वाला मान निकालना है, इसका वाला बात। तो बोलोगे भाई इसको कैसे निकालेंगे, तो बोलोगे यहाँ पर होगा 2r प्लस में एल, क्योंकि ए आर 2r हो गया और यहाँ पे एल हो गया। अब यहाँ पे एल यानी चाप का लंबाई निकालना पड़ेगा, तो पहले इनका एरिया, ये एरिया निकाल लो। कैसे निकालोगे, तो बोलोगे भैया इसका एरिया होता है थीटा बट्टे में 360 इंटू में होता है 2πr। थीटा बट्टे 360 डिग्री होता है। यहाँ पर थीटा का मान कितना दिया है, तो बोलोगे भैया 18 डिग्री दे रखा है। बहुत बढ़िया, जैसे जैसे दिया है मान रख लीजिए। 18 हो गया, नीचे हो गया 360, यहाँ पर होगा 2 इंटू में पाई का मान क्या है, तो यहाँ पर दे रखा है इन्होंने 3.14, और आर का मान 9 दे ही रखा है। बस
काटिए यहाँ से, बोलिएगा यहाँ से पॉइंट हटेगा तो 00 नीचे आ जाएगा। उसके बाद से देखिए 18 से काट दीजिए भाई साहब, 18 दूना 36, 20 बार में। अगर इसको मैं 2 से काट दूंगा तो ये आ जाएगा नीचे 10। ठीक है, नीचे 10 अब काटेंगे नहीं, गुणा कर लेते हैं क्योंकि हमें पॉइंट लगाने में आसानी होगा। 9 चौके 36 के 6 हाथ में 3, 9 और 3 12 का 2 हाथ में 1, 9 3 27 और 1 28 हो गया। तो नीचे आ गया भाई साहब, ये हमारे पास नीचे कितना 1000 आ जाएगा, और ये मान कितना है 28 26। तो नीचे 1000 है तो 3 अंक के बाद से पॉइंट लग जाएगा, पीछे से 3 अंक के बाद से पॉइंट, यानी 2.86826 आ गया हमारे पास, इसका एरिया आ गया। तो एरिया जब आ गया यानी एल का मान आ गया तो भर दीजिए यहाँ पे। बोलोगे 2r तो 9 9 कितना होता है 18, और प्लस में ऐड कर लो 2.826, तो बोलोगे भी हमारा टोटल आ जाएगा 20.826 सेंटीमीटर। 20.82 यानी 20.83 का है, नियरेस्ट है हमारे पास, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो अच्छा सवाल था कि नहीं, बढ़िया बढ़िया सवाल है, ऐसा नहीं कि कहीं और का पूछा हुआ है। देखिए आप ही के एग्जाम में पूछा गया, आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल का सीबीटी 1 का ये सवाल है। ठीक है भाई, उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से चीज़ें समझ में आ रही है। आइए नेक्स्ट चलते हैं और क्वेश्चन नंबर भाई साहब अपने देखते हैं 5 की 5 हमारा क्या कह रहा है। कह रहा पाइप ए एक टैंक को 16 घंटे में भर सकता है, पाइप बी उसी टैंक को 25 घंटे में भर सकता है, और सी उसी टैंक को 12 घंटे में भर सकता है। यदि वे एक साथ संचालित हो यानी एक साथ चलते हैं तो उसी टैंक को भरने में उसके द्वारा लिया गया समय बताइए। बहुत ईजी सवाल था ये, तो बहुत नॉर्मल सवाल है। बोला यहाँ पर 3 पाइप है, ए हो गया हमारे पास 16 घंटे, बी हो गया हमारे पास कितना, तो बोलोगे भैया बी हमारे पास है 25 घंटे, और सी देखो तो हमारे पास सी हो गया 12 घंटे। अब इनका एलसीएम निकालो। देखो एलसीएम कैसे निकालते हैं, सबसे पहले देखो 16 और 12 का एलसीएम कितना होता है 48, 48 में तो 5 आता नहीं है, हमें 25 चाहिए, तो डायरेक्ट 48 में 25 से गुणा कर दो, ऐसे कर दो। तो बोलोगे भैया यहाँ पे 48 इंटू 25 कर दो, बस बात खत्म। तो बोलोगे 16 3 48, तो 3 आ गया यानी 25 3 75 आ गया हमारे पास ए का एफिशिएंसी। 25 से कम 25 यानी बी का एफिशिएंसी 48, 12 चौका 48 यानी 25 चौका 100, सी का एफिशिएंसी 100 आ गया है। हमें भाई साहब निकालना है लिया गया समय यानी टाइम निकालना है। टाइम बराबर होता है टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी। टोटल वर्क कितना है तो 48 इंटू 25, तो बोलोगे 25 हटे कितना होता है 200, हाथ में 20, 25 चौका 100 और 20 कितना होता है तो 120 बट्टे में आ जाएगा हमारे पास। देखो 175 में 48 ऐड करना है, तो 175 में 25 ऐड कर दोगे तो कितना होगा, तो बोलोगे भैया हमारे पास 200 हो जाएगा। और 200 में कितना हमें ऐड करना है, 200 में हमें 23 ऐड कर देना है, तो बोलोगे भैया 223 हो गया हमारे पास। ये आ गया हमारे पास 223, सब में देखो 223 223 है। अब देखो यहाँ पर क्या है, 1 है, यहाँ पर देखो 9 है, यहाँ पर देखो 3 है, यहाँ पर देखो 5 है। तो अगर मान लो हम ऐसा करता हूँ कि 2 के सबसे कितना, मान लो 2 के अगर 5 बार में जाता हूँ तो 200 का 5 में जाऊँगा तो कितना हो जाएगा 1000, और 23 बचे होता है 115 नहीं 1115 नहीं, 5 बार में जाएंगे तो 5 बार में जाएंगे तो 1115 हो जाएगा, और 1115 में 85 ऐड करोगे तो हो जाएगा 1200, और बट्टे में हो जाएगा 223। तो इतना हमारे टाइम लगेगा, कहाँ है तो ऑप्शन नंबर है। देखो तो इसमें कुछ नहीं है, बस कैलकुलेशन का पार्ट बढ़ा दिया है ताकि आपका टाइम ज़्यादा लगे, और यही आपका आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट के लेवल का क्वेश्चन पूछा हुआ है। आ जाइए नेक्स्ट पे चलते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं कि 6 हमारा क्या कह रहा है। कह रहा है कि 150 किलोमीटर की दूरी तय करने में प्रणय को अमन से 2 घंटे ज़्यादा लगते हैं। यहाँ पर क्या है भाई साहब, प्रणय भाई साहब है जो अमन से इनको 2 घंटे का ज़्यादा लगता है। तो मान लो ये अमन हो गए और यहाँ पर हो गए प्रणय, इनको क्या लग रहा है 2 घंटा ज़्यादा लग रहा है। ठीक है भाई, दूरी तय करने में। जब आगे पढ़िएगा तो आगे इन्होंने क्या बोला है, अगर प्रणय अपनी गति 2 गुना कर दे तो उसे अमन से 3 घंटे कम लगेंगे। अमन से 3 घंटे कम लगेगा अगर प्रणय अपने गति 2 गुना कर दे। ये प्रणय भाई साहब है, इनका स्पीड को मैं क्या करता हूँ 2 गुना कर देता हूँ, यानी पहले 1 था तब 2 हो गया। अब आपको मालूम है कि कभी भी डिस्टेंस कांस्टेंट होता है उस केस में जो स्पीड होता है इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है क्या टाइम का, और टाइम जो होता है स्पीड का इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो बोलोगे भैया कांस्टेंट कहाँ है स्पीड, तो देखो यहाँ पर 150 किलोमीटर यानी टाइम क्या डिस्टेंस फिक्स कर देने 150 किलोमीटर बोल दिया है, तो टाइम क्या आ जाएगा, तो बोलोगे भैया 2:1 हो जाता है। जब स्पीड 2 गुना कर रहा है ना तो टाइम यहाँ पर 3 घंटा कम लग रहा है, जो यहाँ पे बोला है कि 3 घंटे अमन से कम लग रहा है प्रणय को। तो बोला है कि प्रणय की गति बताएं, तो प्रणय की गति बताने के लिए क्या हमें चाहिए भाई साहब, हमें चाहिए टाइम, क्योंकि हमें मालूम है कि यहाँ पर टाइम का रेशियो दे रखा है, यहाँ पर डिस्टेंस दे रखा है भाई, स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपन में टाइम, तो टाइम निकालो। तो बोलोगे भैया यहाँ पर डिफरेंस देखो 2 और 1 का डिफरेंस कितना है, तो बोलोगे भैया हमारे पास अगर 2 और 1 का डिफरेंस अगर मैं देखूँ टोटल तो 1 आ गया। ठीक है, और हमें मालूम है कि 1 का मान कितना होता है, 1 का मान क्या होगा, तो टाइम क्या लेते हैं, हमेशा ध्यान रखना कभी भी टाइम कम और ज़्यादा हो उसके इसमें टाइम ऐड होता है। हमने टीएसडी में बहुत बढ़िया से पढ़ा रखा है, जाकर टीएसडी का अपने क्लास देख लीजिएगा, ऑलरेडी रेलवे फाउंडेशन बैच में पढ़ा दिए हैं। अगर टाइम सेम सेम हो ज़्यादा लगे तो उसका क्या घटा लेते हैं डिफरेंस लेते हैं, टाइम कम हो तो डिफरेंस लेते हैं, टाइम कम ज़्यादा हो या ज़्यादा कम हो
केस में ऐड कर लेते हैं, तो 3 और 2 5 घंटा हो जाएगा। तो यहाँ पर जो टाइम टोटल टाइम लगेगा 10 घंटा, यहाँ पर लगेगा हमारे पास 5 घंटा। हमसे बोला है क्या भाई साहब, प्रणय की बात बोला है और बोला है कि प्रणय की गति बताएं, यानी प्रणय की स्पीड बताना है। तो बोलोगे भैया स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन में टाइम, डिस्टेंस 150 किलोमीटर है और टाइम कितना है, तो 10 है भाई साहब, बात खत्म। यानी उनका कितना है, तो 15 किलोमीटर पर आवर स्पीड होगा। और कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर सी खत्म। ये सवाल था, बताओ कितना प्यार तरीके से आपने बना लिया, एकदम सिंपल तरीके से आपने निकाल लिया। है कुछ दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। आइए नेक्स्ट मिलते हैं भाई और क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं कि साथ हमारा क्या कह रहा है। कह रहा हितेश और जितेश की वर्तमान आयु का योगफल 96 है। ठीक है भाई साहब, यहाँ पे दो लोग की बात हो रही है, हितेश भाई साहब और जितेश हैं, जिनका वर्तमान आयु का योग 96 है। अब से 2 वर्ष बाद हितेश की आयु जितेश की आयु के 3 गुनी हो जाएगी, तो हितेश की वर्तमान आयु निकाले। कोई बात नहीं, बना लेंगे। बोला है यहाँ पे हितेश भाई साहब है और इनके साथ जितेश भाई साहब है, इनके आयु का योग है, यानी वर्तमान आयु का योग 96 है। अब बोला अब से 2 वर्ष बाद, तो जैसे ही अगर हम एज पढ़ते हैं तो जैसे 2 साल की बात बोलता है तो सब में 2-2 साल ऐड होता है। जैसे मैं आज हूँ, आज से 4 साल बाद इतना को हो जाऊंगा, तो जितना आप भी होंगे आप में भी 4 साल ऐड होता है, क्योंकि हमेशा आयु में क्या होता है, टाइम सेम बढ़ता है, जितना आप में बढ़ेगा उतना उसमें बढ़ेगा। अब देखिए 2 साल बाद बोला है तो इसमें भी 2 साल बढ़ा लीजिए, हितेश में भी 2 साल बढ़ा लेंगे और उसके बाद से जितेश में भी 2 साल बढ़ा लेंगे। अब फिर क्वेश्चन को पढ़िए क्या कह रहा है, बोला है क्या क्वेश्चन, पढ़िए यहाँ से। अब से 2 वर्ष बाद हितेश की आयु जितेश की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। हितेश की आयु है ना जो, जितेश की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। अब हम बराबर कर देते हैं, हितेश की आयु जितेश की आयु की 3 गुनी है तो बराबर करना है, ये 3 गुना है तो इधर गुणा कर दो, क्योंकि जो कम होता है बराबर करने के लिए उधर गुणा कर दीजिए, बस बात खत्म। और हमसे बोला है क्या, तो हितेश की वर्तमान आयु निकालो। तो सबसे पहले देखो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मान लो यहाँ पर इसको हम ड्राइव करता हूँ, तो ये हो जाएगा h+2 बराबर में यहाँ पर 2j प्लस में हो जाएगा भाई साहब 3 दूना 6 हो जाएगा। ठीक है, 2j नहीं होगा, यहाँ पे 3j होगा, 3j प्लस में 6 होगा। अगर मान लो हमें हितेश का निकालना है तो हमें j का मान फिल करना है, j का मान फिल करना है, तो यहाँ से j का मान निकालते हैं। तो बोलोगे इस 6 को इधर भेज दो, तो बोलोगे इधर 6 प्लस में तो इधर जाके माइनस में हो जाएगा, तो यहाँ से 8 प्लस में 2 है, यहाँ पर माइनस का 6 होगा, तो प्लस का 2 माइनस का 6, तो डायरेक्ट बोल सकते हो कि h-4 हो जाएगा। तो यहाँ पे h-4 बराबर में हो जाएगा हमारे पास 3j। अब ऐसा करते हैं, j है तो 3 को इधर नीचे लेते आ जाइए, तो बोलोगे j का मान आएगा हमारे पास कितना आएगा, h-4 बटे में 3 आ गया। अब हमें भाई साहब इन्हीं का हितेश का मान निकालना था, कुछ नहीं करिए। अब यहाँ पर जैसे हितेश ऐसे ही है और j के जगह पे ये रख दीजिए, j के जगह पे क्या रखिएगा, प्लस में हमें रखना है भाई साहब क्या, प्लस में j के जगह पे h-4 बट्टे में 3 बराबर में है 96। हम इसलिए यहाँ पर लिखें कि यहाँ पर ऑलरेडी बोला है कि हितेश की वर्तमान आयु क्या होगी, और ये हमें जो दिया है ये वर्तमान आयु की बात बोला है, इसलिए हमने यहाँ पर j का मान निकाला और यहाँ पर पुट कर दिया। अब आइए जैसे बोलिएगा तो बोलोगे 3h, यहाँ पर हो जाएगा 3h प्लस में हो जाएगा h, और -4 को क्या करेंगे, उधर भेज सकते हैं, इस -4 को उधर भेज दीजिए, वो अभी बाद में भेजते हैं, अभी रहने दीजिए। -4 और ये 3 को उधर जाएगा, गुणा हो जाएगा, तो 3 को गुणा करिएगा तो बोलोगे 6 18 हाथ में 1 और 9 27 और 1 28 यानी 200 कितना हो गया भैया, तो बोलोगे हमारे पास 288 हो गया। तो 3h और h होगा 4h और इधर माइनस का 4 जाएगा प्लस में हो जाएगा तो 292 हो जाएगा। तो h का मान आ जाएगा, तो बोलोगे भैया h का मान 4 7 28 1 4 3 12 यानी h का वर्तमान आयु 73 होगा, और 73 का है तो ऑप्शन नंबर सी। बताओ कितना अच्छा सवाल है, बस सिर्फ क्या है भाई साहब, घुमाया है क्या आपके बातों में, आरआरबी सेक्शन कंट्रोलर का एग्जाम में पूछा हुआ है, बस ऐसे लैंग्वेज देखो घुमाया, बाकी है नहीं कुछ, इधर उधर घुमाया गया ऐसे ऐसे, बस प्यार से पढ़ते जाइए, आंसर आपका निकल के आ जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं और 8 को पढ़ते हैं। क्या कह रहा है, कह रहा संख्या दिया है और हमें एलसीएम फाइंड करना है। कभी भी अगर मान लीजिए हमें एलसीएम निकालना हो, अगर ऐसे दिया हो तो क्या निकलता है, बहुत सिंपल तरीका होता है। यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर 15.4 है ना, तो यहाँ पॉइंट एक क्या है 15.4, पॉइंट हटेगा तो नीचे एक जीरो आ जाएगा, इसको हटा दो। फिर यहाँ पे आ जाओ हमारे पास, यहाँ पे देखो ये पॉइंट हटेगा तो नीचे क्या आ जाएगा, 3 को जीरो आ जाएगा, क्योंकि 3 अंक के पास पॉइंट है, तो बोलोगे भैया 6 बट्टे में आ जाएगा हमारे पास 1000। अब देखो कभी भी एलसीएम निकालना हो या एचसीएफ निकालना, पहले इसको सिंपलीसिट फॉर्म में लाते हैं। सिंपलीसिट फॉर्म मतलब क्या, यानी इसको काटते हैं, जितना कट रहा है काट लीजिए। जब काटिएगा तो सबसे पहले देखिए ये 2 से काट लीजिए, 2 से काटिएगा तो बोलोगे भैया हमारे पास आ गया 2 7 14 77, 2 से काटिए 5 बार में, इसको 2 से काटिए 3 बार में, इसको 2 से काटिए 500 बार में, तो हमारे पास जो मान आया वो आया 77 बट्टे में 5 और यहाँ पर आया 300 बट्टे में 500।
अब देखिए कभी भी अगर एलसीएम निकालना हो ना, तो फ्रैक्शन में कोई चीज़ दिया है तो ऊपर वाले का एलसीएम लेते हैं, नीचे वाले का एचसीएफ लेते हैं। तो ऊपर वाले का एलसीएम लीजिए, देखिए कुछ यहाँ से कॉमन है तो डायरेक्ट गुणा कर लीजिए। तो 7 त्रिका 21 के 1, हाथ में आ गया कितना 2, 7 त्रिका 21 और 2 23 यानी 231 हो गया। और नीचे का एचसीएफ लेते हैं तो 5 और 500 का एचसीएफ क्या होगा, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इन दोनों में से सबसे कॉमन ज़्यादा कौन निकल रहा है, तो 5 निकल रहा है, तो 5 से कर लीजिए, बस बात खत्म। अब नीचे 5 है क्योंकि सारी चीज़ पॉइंट में दिया है, तो नीचे 5 दिया तो हमेशा क्या करना है, भाग करना होता है, तो ऊपर वाले संख्या को 2 गुना करके एक अंक से पॉइंट, यानी बोल दो 462 हो जाएगा। एक अंक के बाद से पॉइंट लगा दोगे तो 46.2 आ जाएगा, और 46.2 कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर डी, खत्म। तो बेसिक सवाल था, नॉर्मल सवाल था, बहुत प्यार से आप बना लेते हैं। आइए नेक्स्ट चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं क्या कह रहा है। भाई साहब ये हमें मान दिया है, ये फाइंड करना है, हम करेंगे बिल्कुल नहीं, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, बहुत बेसिक सवाल है, इसको कलम उठाने की जरूरत नहीं, पीछे से सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट हटाते ही आपका आंसर निकल के आ जाएगा। तो इसका ये होमवर्क है, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में आपको देना है और हर लोगों को देना है, ध्यान रहे। अच्छा नेक्स्ट चलते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। 10 हमारा क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 बराबर 0 है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटे एक्स स्क्वायर माइनस 6 का मान बताएं। बहुत सिंपल सवाल है, ये हमारे पास मान दिया, इसमें मैं x से डिवाइड कर दूंगा, जब x से डिवाइड करूंगा तो यहाँ पे x हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस 1 बटे में x हो जाएगा, और बराबर में 0, क्योंकि 1 है x से डिवाइड कर रहा हूँ, यहाँ पर 3x से x से डिवाइड करता तो क्या होता, x कट जाता, तो इसको मैं लिख लेता हूँ। तो बोलोगे भैया x माइनस 1/x, और इस -3 को इधर भेज दूंगा तो प्लस का 3 हो जाएगा। और हमें ये मान निकालना है, यानी प्लस में जाना है। कभी भी अगर माइनस से प्लस में जाते हैं तो कुछ नहीं करते हैं भाई, एन स्क्वायर प्लस 2 कर देते हैं, एन स्क्वायर प्लस 2 कर देते हैं। अब देखो एन का मान क्या है, 3 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 कर दोगे तो भाई 11 आ गया। तो हमें मालूम है, क्या मालूम है कि इतना का मान कितना आ गया 11, और माइनस का 6 दिया है, तो 11 में से 6 घटाओगे 5 होगा, ऑप्शन नंबर डी, खत्म। ये तो बहुत सिंपल सवाल था, बस आइडेंटिटीज पे सवाल था कि हमें ये मालूम होना चाहिए कि माइनस का चीज़ है, प्लस में जाना होता है तो क्या करते हैं, यही प्लस में से अगर माइनस में जाते हैं तो एन स्क्वायर माइनस का 2 करते हैं। ठीक है भाई, और देखिए ग्रुप डी का पूछा हुआ सवाल है आप ही लोगों का एग्जाम में, अभी जस्ट हो जो एग्जाम हो रहा था। ठीक है भाई, चीज़ें समझ में आ रही है तो वीडियो को शेयर करते रहना है और चैनल को सब्सक्राइब करते रहना है। आइए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। 11 क्या कह रहा है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 2 है, तो 3 सेक थीटा प्लस 4 का मान क्या है। देखो एक आइडेंटिटी होता है हमारे पास कि सेक थीटा और प्लस में यहाँ पर टेन थीटा बराबर क्या दिया है 2, तो अगर मान लो हमें ये निकालना होता है सेक थीटा और माइनस का टेन थीटा निकालूंगा ना, तो ये उल्टा हो जाता है, यानी 1/2 हो जाता है। बस कुछ नहीं करना है भाई, ये यहाँ से हम साइन चेंज करेंगे तो बोलोगे भैया माइनस, उसके बाद से हमें सेक थीटा का ही तो मान निकालना है। देखो यहाँ पर सेक थीटा का ही मान निकालना है, तो चेंज करने की जरूरत भी नहीं है क्योंकि प्लस माइनस खत्म हो जाएगा। सेक थीटा तो बोलोगे भैया 2 सेक थीटा, और यहाँ पे देखो 2 में अगर अढ़ाई जोड़ोगे तो बोलोगे भैया 2.5 हो जाएगा। तो सेक थीटा का जो मान आएगा तो बोलोगे यहाँ पे हो जाएगा 2.5, एक नीचे पॉइंट थीटा का 10 आ जाएगा, और इंटू में 2 कर लोगे, यानी इसको 5 से काट लो भाई, 5 25, 5 से काट लो 2 बार में, यानी 5/4 आ जाएगा हमारे पास सेक थीटा का मान। अब यहाँ पे पुट कर लीजिए, पुट क्या करना है, तो दिया है इन्होंने क्या 3, और सेक थीटा का जगह पर क्या रखिएगा तो 5/4, और प्लस में क्या है 4, तो बोलोगे भैया 15/4, 15/4 और प्लस का 4, तो 4 चूका 16 और 15 कितना होता है 31/4, और यही आंसर हो जाएगा 31/4, ऑप्शन नंबर ए, खत्म, फिनिश, टाटा बाय बाय। बताइए कुछ है इसमें, कोई दिक्कत परेशानी है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। आइए नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं और 12 को पढ़ते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है यदि इतना हमें दिया है, एक त्रिभुज के केंद्र के निर्देशांक यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सवाल है, जिसके शीर्ष दिए हैं भाई साहब इतना इतना इतना, तो पी का मान ज्ञात करें। हमें कभी भी अगर केंद्रक में निकालना होता है, सेंट्रोइड निकालना है तो कैसे निकालते हैं, तो बोलोगे भैया x1 प्लस में x2 प्लस में x3, और जितना है भाई बट्टे में 3 कर देते हैं। ठीक है, और टोटल में जो मान दिया वो कर लेते हैं, और सेम वही रखते हैं y1 प्लस में y2 प्लस में y3 और बट्टे में 3 कर लेते हैं। अब देखो हमें तो मान फाइंड करना है क्या भाई, पी का मान फाइंड करना है, और जब पी का मान फाइंड करना है तो आपको मालूम है कि ये हमारा क्या है x1 हो गया, ये हमारे पास क्या हो जाएगा भैया x2 हो जाएगा, और ये हमारे पास देखिए x3 हो जाएगा। तो सिर्फ हम x1 से ही निकाल लेंगे मान, x वाला से ही निकाल लेंगे, इसकी नीड हमें पड़ेगी नहीं। तो बोलोगे भैया, और यहाँ हमारे पास x और y है, ध्यान रखना, तो इसी को मान रख लो। तो बोलोगे भैया यहाँ पर पुट करूंगा, x के जगह पर रखूंगा 0, x2 के जगह पर माइनस का 2 है, x3 की जगह पर क्या है भाई तो p है, और बट्टे में क्या हो जाएगा 3, और ये टोटल मान x का मान कितना है तो 3 है, बस खत्म, यही तो करना है। अब ये 3 तरीका 9 हो जाएगा, तो बोलोगे भैया यहाँ पे माइनस का 2 प्लस में p बराबर में 9, p का मान क्या करोगे, इधर का माइनस 2 जाके उधर ऐड हो जाएगा, तो 9 2 11, p का मान 11 हो गया, कहाँ है तो ऑप्शन नंबर डी, फिनिश। यहाँ हमें y की नीड ही नहीं था क्योंकि सिर्फ p का ही पूछा था, उस बात खत्म। आइए नेक्स्ट चलते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। 13 क्या कह रहा है, कह रहा है क्या यदि x y के व्युत्क्रम पाती है और x बराबर 7 होने पर y बराबर
2 है तो y बराबर 37, ठीक है भाई। तो y बराबर में 37, तो x का मान ज्ञात करें। बहुत सिंपल सा सवाल है। कभी भी अगर इन्वर्सली बोलते हैं ना, देखो इन्वर्सली प्रोपोर्शनली, तो ऐसे करो, मान लो x है भाई साहब, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है y का, तो 1/y होता है। हमेशा ध्यान रखो, जब बराबर में करते हैं तो 1/y होता है, और जब ये प्रोपोर्शनल हटता है तो एक कांस्टेंट आ जाता है जिसको k से गुणा कर देते हैं। अब देखिए मान रख लीजिए भाई, यहाँ पे x का मान 7 दिया है तो 7 रख लीजिए। x का मान 7, y का मान कितना दिया है तो बोलोगे भैया 37, 1/y का मान 37 आ गया। और यहाँ पे आ गया k, तो यहाँ से k का मान निकाल लीजिए। 37 में 7 से 7 तो 49, 7 में 4, 7 तरीके 21 और 4 25, यानी k का मान 259 आ गया हमारे पास। ठीक है भाई, k का मान 259, 7 7 49, 7 में 4, 7 तरीके 21 और 4 25। अब बोला है क्या, नहीं हमें यहाँ गलती की है, क्योंकि हमारे पास देखो y का मान यहाँ पे 37 है, इस वाला का मान देखो तो 2 है भाई। यहाँ पे माफ करना ब्रो, बाई मिस्टेक मैंने पढ़ते टाइम गलती कर दिया। यहाँ पे 2 है। x का मान कितना है तो बोलोगे x का मान 7 है, बराबर 1/y का मान यहाँ पे 2 है, और इंटू में k है, तो k का मान डायरेक्ट आ जाएगा 7 दूना 14। जब k का मान 14 तो एक और इसमें इक्वेशन बनता है, सेम ऐसे ही लिख दो, तो बोलोगे भैया x बराबर में 1/y और यहाँ पे k। अब यहाँ पे बोला है कि x का मान ज्ञात करना है, y का मान 37 दे रखा है, तो यहाँ पे लिख दीजिए x का मान फाइंड करना है, y का मान 37 दे रखा है, और k का मान हमने निकाल रखा है 14। तो बोलोगे x का मान क्या आ जाएगा तो 14/37, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। 14/37 कहाँ है तो ऑप्शन नंबर ए, खत्म। और देखिए ये भी सेक्शन कंट्रोल का एग्जाम 2026 में ही हुआ था, 2025 का एग्जाम 2026 में आपका हुआ था। ठीक है भाई, उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से समझ रहेंगे। चीजें समझ में आ रही है तो वीडियो को लाइक करते हुए चलना है। आ जाइए 14 नंबर क्वेश्चन पे। 14 नंबर पढ़ते हैं, क्या कह रहा है। कह रहा है पी क्यू और आर टाइप की वस्तु, प्रत्येक वस्तु का मूल्य 28 कितना है भाई साहब, पहले वस्तु का मान ले 280 है, दूसरे के 185, तीसरे के 105 है, और प्रत्येक टाइप की वस्तुएं 4, 2 और 5 के रेशियो के में खरीदता है, और कुल इतने रुपए खर्च करता है, तो क्यू टाइप की कितनी वस्तुएं खरीदता है। ये तो सवाल है, कुछ है नहीं। यहाँ पर अगर मान लो मैं प्राइस की बात करूं तो प्राइस में 3 लोग हैं पी क्यू आर में। पहला क्या है भाई साहब 280 है, और दूसरा क्या है तो 185 है, और तीसरा है 105। और क्वांटिटी की बात करो इसमें, यानी प्राइस और क्वांटिटी यानी कितने के रेशियो में लिए हैं तो 4 रेशियो, 2 रेशियो और 5 के रेशियो में। तो ओवरऑल जो हमारे पास कॉस्ट लगा हो कितना आएगा तो बोलोगे 4 से गुणा, 0 8 चौका 32 के 2, क्योंकि प्राइस इंटू क्वांटिटी करेंगे तो हमारे पास कॉस्ट निकल के आता है, जो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। देखो यहाँ पर 0 8 चौका 32 के 2, हाथ में कितना 3, 4 दूना 8 और 3 1120। फिर यहाँ पर देखो 185 का 2 गुना, तो बोलोगे भैया 5 दूना 10 की हाथ में 1, 18 दूना 36 और 1 37। 105 का 5 गुना तो 500, 525 हो जाएगा। ठीक है, ओवरऑल देखो, ओवरऑल यहाँ पर दे रखा है इनका खर्च, यानी बोलोगे भैया कॉस्ट यानी जो टोटल 8080 है। यहाँ पर कितना आ रहा है तो बोलोगे 5 आ गया हमारे पास, 2 7 2 9 2 11, हाथ में कितना 1, 5 3 8 1 9 और 1 10 की 0, हाथ में 1 1 2, यानी 2015 का मान दे रखा है 18 कितना, बोलोगे भैया 80 60। और हमसे पूछा क्या है तो क्यू टाइप की वस्तु है, यानी हमारे पास ये पी था, ये क्यू था, ये हमारे आर पर था, यानी 2 का मान पूछा है, तो हमें 2 का मान फाइंड करना है। तो बोलोगे 80 15 जो है 60 है, कितने का मान है तो ऐसे लिख लेता हूँ एक बार और। बोलोगे 80 60 जो है हमारे पास कितना है 2015 का मान है, हमें 2 का मान फाइंड करना है। देखो 2015 का ये 4 गुना है, 15 चौका 60, 20 चौका 80, तो डायरेक्ट इसको 4 बार में कर लो, 4 से 2 करोगे तो 8 आ जाएगा, और 8 ऑप्शन नंबर सी। खत्म भाई, खत्म, फिनिश। और देखो ये भी ग्रुप डी का सवाल है, मजा आ रहा है पढ़ने में। ठीक है, आओ नेक्स्ट बोलते हैं। सारा चीजें कवर हो जाएगा, जितना आपका जो टॉपिक है ना, हर एक टॉपिक से एक एक क्वेश्चन उठा उठा के जो हाल फिलहाल में पूछा गया है सबका हम रिवीजन यहाँ पे कर लेंगे। आज ये क्वेश्चन नंबर 15 को पढ़ते हैं। कह रहा 20% वार्षिक दर से 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज, वार्षिक रूप से संयोजित और साधारण ब्याज का अंतर दिया है इन्होंने कितना 256। तो बोला है उधार दिया गया मूलधन क्या होगा, यानी कहीं ना कहीं हमें प्रिंसिपल फाइंड करना है, तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है जो डायरेक्ट आप फॉर्मूला पर आके बना सकते हैं। फॉर्मूला होता क्या है तो लिखो यहाँ पे, तो बोलोगे सी आई माइनस एस आई बराबर में होता है क्या पी इंटू में हो जाएगा आर बट्टे में 100 का स्क्वायर। ठीक है भाई, और इंटू में होता है 300 प्लस में आर बट्टे में हो जाएगा हमारे पास 100। अगर वहीं 2 साल की बोले तो ये वाला पार्ट हटा दो, सिर्फ ये 2 साल के लिए हो जाता है। अब मान रख दीजिए भाई जो है यहाँ पर अंतर दिया है 256, तो बोलोगे 256 हो गया। प्रिंसिपल फाइंड करना है, रेट दिया है 20, 20 का स्क्वायर करोगे तो आ जाएगा हमारे पास 400, और नीचे हो जाएगा 100 का स्क्वायर, तो 100 इंटू में 100 हो जाएगा। ठीक है, और इंटू में हो जाएगा यहाँ पर 320, और बट्टे में हो जाएगा हमारे पास 100, क्योंकि रेट हमारा 20 है। अब आ जाओ कट करते हैं, बोलो 00 से 00 खत्म, 4 से इसको काटो 25 बार में, यहाँ से देखो 0 से 0 खत्म, इसको काटूंगा 2 से 16 बार में, 2 से काटूंगा 5 बार में, तो हमारे पास जो आएगा तो बोलोगे भैया 256 बराबर में पी बट्टे में 25 इंटू में हो जाएगा 16 बट्टे में 5 हो गया।
ठीक है, तो डायरेक्ट हम क्या कर सकते हैं, आप 16 से इसको काट सकते हैं 16 बार में, क्योंकि 16 का स्क्वायर होता है 256। 25 25 125 में 16 से गुणा कर लो, चाहे 16 25 80, तो डायरेक्ट प्रिंसिपल बराबर में लिख दो 80 इंटू में 25। तो बोलोगे भैया जीरो, 25 8 होता है 200, यानी जो प्रिंसिपल है 2000 है और 2000 का है तो ऑप्शन नंबर बी। बात खत्म। तो सिंपल सवाल था, बस आपको फॉर्मूला मालूम होना चाहिए, आप प्यार से आप निकाल के ला दोगे। आ जाओ भाई नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं कि 16 हमारा क्या कह रहा है। कह रहा है कि निम्नलिखित आंकड़ों का माध्यिका क्या है, यानी मीडियन क्या है। मीडियन कैसे फाइंड करते हैं भाई, तो या तो जो हमें मान दिया यानी वैल्यू दिया है उसको असेंडिंग ऑर्डर में सजा दो और बीच वाला पार्ट निकाल लो, या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में सजा लो और बीच वाला पार्ट निकाल लो। अगर मान लो ऑड आया तो भाई साहब क्या करते हैं, बीच वाला हो जाता है। इवन आता है तो दोनों बीच वाले को दोनों को आपस में ऐड करके डिवाइड बाई 2 करते हैं। तो पहले गिन लेते हैं कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 को, 11 को है, यानी कहने के ऑड आ गया। तो 5 इधर का खत्म हो जाएगा, 5 इधर का खत्म हो जाएगा, बीच वाला यानी छौ वाला नंबर बचेगा, 5 पीछे से 5 आगे से, यानी 10 खत्म, यानी छौ वाला नंबर जो हमारा क्या होगा, मीडियन होगा। तो छौ वाला नंबर उठा लेंगे असेंडिंग ऑर्डर में। तो देखो मैं पूरा लिखूंगा नहीं, समझना। सबसे छोटा क्या है, तो बोलोगे यहाँ पे 17, तो इसको काट दो, एक नंबर हो गया। हमें छौ वाला नंबर उठाना है, ये होता है ट्रिक, कम समय में कैसे आंसर निकालोगे। उसके बाद से दूसरा क्या है 18, तीसरा क्या है तो बोलोगे 22, चौथा क्या है तो चौथा 28 है, पांचवा क्या है तो बोलोगे 32। अब इससे जो बड़ा होगा वही हमारा मीडियन होगा, और इससे बड़ा क्या है 45, यही मीडियन होगा 45, ऑप्शन नंबर डी खत्म। आपको विश्वास नहीं है तो निकाल लेना, हो गया बस, यानी छौ वाला ऑप्शन हो जाएगा। 5 हमने काट दिया, जो छौ वाला नंबर होगा वही होगा। हाँ, अगर ये होता कि अगर मान लीजिए इवन नंबर होता यानी 11 का जगह 12 होता तो दोनों को लेके आपस में ऐड करके डिवाइड बाई 2 करते हैं। आइए नेक्स्ट चलते हैं भाई, 17 नंबर देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है, दो उम्मीदवारों के बीच हुए चुनाव में दिनेश को कुल वोटों का 46.5% वोट मिले और वह रिजवान से 3150 वोटों के अंतर से हार गया। यदि डाले गए सभी वोट वैध थे, ठीक है, तो रिजवान को कितने वोट मिले। अब देखो टोटल वोट समझिए हमारे पास 100% है, ठीक है भाई। 100% में भाई साहब हमारे पास दो लोग हैं, पहला क्या है तो बोलोगे हमारे पास दिनेश भाई साहब है, जिनको मिला है 46.5। इनको 46.5 मिले तो रिजवान को कितना मिलेगा, तो इसमें मान लो हम पॉइंट होगा कितना 47, यानी बोलोगे 53.5 मिल जाएगा रिजवान भाई साहब को। अब देखो इतना परसेंटेज में, ये 100% है तो इतना सारा परसेंटेज में। अब वैल्यू में देखोगे ना, तो वैल्यू में इनको इतना अधिक वोट मिला है, क्या है, रिजवान से अधिक वोट मिला है। यानी ये बोला है कि दिनेश को कुल वोटों को इतना मिला और रिजवान से 3150 वोटों के अंतर से हार गया है, यानी परसेंट में कितना कम मिला है। तो बोलोगे यहाँ पे अगर मान लो 5 5 खत्म, तो ये हो गया 4, यानी 7 वोट, 7%। परसेंट में 7 मिला है भाई कम, और यहाँ पर कितना मिला है तो 3150 मिला है। हमसे पूछा क्या है, तो बोले कि सभी डाले गए वोट याद करो, यानी 100। तो रिजवान को कितना वोट मिले, रिजवान वाला पूछा है, रिजवान को, तो रिजवान का कितना है, यानी 53.5 का मान पूछा है, बस बात खत्म। तो बोलोगे जो 3150 है, यानी क्या है 3150 है हमारे पास, कितने का मान है तो 7% का मान है, हमें निकालना है 53.5 का मान। तो यहाँ से पॉइंट हटेगा, नीचे 10 ले लीजिए, बस बात खत्म। काटिए आप, जब हम काटने गए तो जीरो से जीरो खत्म, 7 से काटो तो 7 तरीका 21, 7 तरीका नहीं 7 चूका 28, और वहाँ पे 7 पचे 35। अब 45 से गुणा कर लो, अब 45 से गुणा कर लो, या तो 9 का मल्टीपल देख लो, क्योंकि 45 में क्या है 9 और 5 होता है, 9 का मल्टीपल क्या बोलते हैं, संख्याओं का योग 9 होना चाहिए। तो बोलोगे 5 5 10 दोबारा खत्म, ये देखो ये नहीं हो सकता है 9 का मल्टीपल, 7 2 9 5 4 9, ऑप्शन नंबर सी हो सकता है। यहाँ पे 9, यहाँ पे 5 4 9, ये भी हो सकता है। यहाँ पे 9 5 5 10 4 14 खत्म, यानी 2 ऑप्शन तो मिल गए, तो हमें बनाना पड़ेगा। गुणा कर लेते हैं, 45 का 5 गुना, तो 40 का 5 गुना होता है 200, और 50 25, यानी 45 का 5 गुना होता है 225, हाथ में आ गया 22। अब देखो 45 का 3 गुना होता है कितना, 135 में 22 ऐड करना है, 135 में 22 ऐड करोगे तो होगा हमारे पास कितना 157, यानी ये तो खत्म हो गया हमारे पास, यही हो सकता है। हाथ में कितना आ गया 15। अब फिर 45 का 5 गुना होता है कितना भाई 225, ठीक है, 225, 45 का 5 गुना 225 में 15 ऐड कर दीजिए, 45 का 5 गुना 225, और 225 में अगर 15 ऐड करेंगे तो 240 आ जाएगा हमारे पास। तो ये हो जाएगा हमारे पास 240, यानी 2475 कहाँ है भाई 24075। देखो ऑप्शन नंबर सी हमारा निकल के आ गया। तो हमने मल्टीपल से भी उड़ा देता 9 का मल्टीपल, बट यहाँ पर 2 मिल गए तो हमने पूरा गुणा करके निकाल लिया। ठीक है भाई, आइए नेक्स्ट चलते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं कि 18 हमारा क्या कह रहा है। कह रहा है, यदि किसी घन का सबसे लंबा विकर्ण कितना है भाई 15 है, तो घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बताएं। तो विकर्ण क्या है भाई साहब, यानी सबसे बड़ा लंबा जो डायमीटर होता है कितना है, तो बोलोगे भैया डायमीटर नहीं डायगोनल, तो डायगोनल होता है √3a, जिसका मान इन्होंने दे रखा है 15। तो यहाँ से a का मान निकाल लीजिए, तो बोलोगे भैया a का मान क्या ऐसे निकलेगा, तो a का मान निकलेगा ऐसे 15, और बटे में आ जाएगा √3। जब भी नीचे √3 होता है तो ऊपर भी √3 से मान और नीचे भी √3 से गुणा कर दीजिए। जब गुणा करिएगा तो आपको मालूम है कि √3
इसको क्या करेगा, ऊपर नीचे √3 से करेंगे तो ऊपर हो जाएगा हमारे पास 15√3 और नीचे हो जाएगा हमारे पास कितना 3, जिसको काटोगे तो आ जाएगा 5√3। डायरेक्ट आप लिख सकते हो 5√3, यानी यहाँ पे इतना ताम झाम ना करके, यानी इसको करोगे तो हमारे पास कितना आएगा, तो √3 से काटोगे तो 5√3 आ गया ए का मान। हमसे टोटल पूछा है, 6a² का मान पूछा है, बोला है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है। पृष्ठ अगर खाली लेटरल सरफेस पूछता तो 4a² होता है। ये 6 हो गया, a का स्क्वायर, यानी कहीं ना कहीं इसको 5√3 का होल स्क्वायर कर दीजिए, तो बोलोगे भैया ये हो गया 6। अब देखो √3 का स्क्वायर करोगे 3, 5 का स्क्वायर 25, 25 3 75। अब देखो 6 5 30, हाथ में 3, अब 7 6 42 और 3 45, यानी 450, 450 ऑप्शन नंबर सी। खत्म। मजा आ रहा है आज का सेट देख के, एकदम पूरा मैंने लेवल को मेंटेन करके रखा है, ना ज्यादा टफ ना ज्यादा इजी, एकदम बीच वाला मेंटेन करके रखा हुआ हूँ। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं कि 19 क्या कह रहा है। कह रहा है प्रिया ने 1250 रुपए में 45 किलो सेब और आम खरीदे, ठीक है। और सेब और आम की कीमत कितना है, 25 रुपए और यहाँ पर 30 रुपए है, तो उसने आम को पृथक रूप से कितने धनराशि खर्च किया है, यानी आम को, आम क्या है भाई सब देखना जरा, तो सेब यानी 30 का मल्टीपल है, तो ऐसे तो हो नहीं सकता, 30 का मल्टीपल यानी ये तो हो नहीं सकता, 676 हमें जहाँ तक मालूम है, बट फिर भी निकाल लेते हैं, क्या पता, कोई दिक्कत नहीं है। हमें नहीं मालूम है कि भाई साहब कितना कितना किलो खरीदे हैं, तो बोलोग हम एप्पल मान लेते हैं, फिर मैंगो मान लेते हैं, और टोटल कितना है भाई साहब 45 केजी है, यहाँ पे रुपए नहीं है, 45 केजी की बात बोला है, ठीक है भाई। अब बोलोगे यहाँ पर अगर इसमें बोला है कि 1 केजी के हिसाब से देखूं, तो बोलोगे अगर मान लो 1 केजी निकालना है तो 25 रुपए किलो यहाँ पर बोले हैं, 25 रुपए किलो, यानी 25 ए क्या है, एप्पल है, और 30 रुपए मैंगो है, जो टोटल कितने रुपए हो रहा है भाई, तो कितने रुपए यहाँ पर देखो तो 1240 रुपए हो रहा है, ठीक है भाई। अब यहाँ से निकालते हैं, किसी एक का मान निकाल लेंगे तो हो जाएगा। आ जाइए, अब यहाँ पर देखो 25, तो इसको भी ऊपर से 25 से गुणा कर लेते हैं, जब ऊपर इसमें 25 से गुणा करोगे तो बोलोगे भैया 25 ए हो जाएगा, उसके से प्लस 25 एम हो जाएगा, और 25 25 125 हाथ में 12, 25 चूका 100 और 12 होता है 112, ये आ गया। अब हम ऐसा करते हैं, घटा देते हैं, ये घटा देते हैं, घटा देते हैं, तो 25 से को खा जाएगा, 30 एम में से 25 एम घटाओगे तो 5 एम बराबर में आ जाएगा हमारे पास कितना, तो 10 में से 5 गया 5, 3 में से 2 गया 1, यहाँ पर 1 आ गया, ठीक है। तो 5 से काटो भाई, तो बोलोगे एम बराबर में होता है 23 5 115, यानी मैंगो का मान कितना आ गया, 23 आ गया भाई। तो बोला है कितना खर्च करेंगे, 23 आ गया, यानी 23 किलो मैंगो आ गया, तो बोला है कितना उस पर खर्च किया है, तो मैंगो का मान देखिए भाई कितना है, तो 30 रुपए के हिसाब से, तो बोलोगे भैया 23 से 30 रुपए के हिसाब से कितना होगा, तो बोलोगे 23 3 69 होता है, यानी 690, ऑप्शन नंबर सी। खत्म, ये सवाल था। हमने पहले मैंगो निकालने कि कितना मैंगो खरीदे होंगे उन्होंने, तो हमको मालूम है कि 45 किलो में से 23 किलो मैंगो खरीदे होंगे, तो 22 किलो आम खरीदे होंगे, तो 23 किलो मैंगो खरीदे, तो टोटल कितना रुपए खर्च किए होंगे 1240 में से, तो 690 रुपये खर्च किए हैं, ठीक है भाई। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे समझे होंगे। आइए नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं कि 20 हमारा क्या कह रहा है। कह रहा किसी वस्तु को उसके वास्तविक विक्रय मूल्य के 4/14 पर बेचने पर आकाश को 30% की हानि होती है। वास्तविक विक्रय मूल्य पर, यानी मान लीजिए उसका सेलिंग प्राइस होगा, इसके वो कह रहे हैं कि 4/14 पर बेच रहे हैं ना, तो 30% का हानि हो रहा है, जा कितना पर है 70% पे, तो सेलिंग प्राइस यहाँ से निकाल लो, तो बोलोगे भैया काटो, 2 से काटोगे 2 बार में, 2 से 7 बार में, 2 से काट लो 35 बार में, 35 का 7 गुना 7 5 35, हाथ में 3, 7 3 21 और 3 245, ठीक है भाई। सेलिंग प्राइस 245, यानी सेलिंग प्राइस हुआ ना 245 आ गया। यदि वह इसे इसके वास्तविक विक्रय मूल्य के 54% पर बेचता है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। अब देखो इसके 54% पर बेचा जाता है, तो बोलोगे 245 का 54% निकालो, 54/100 होता है, 5 से काटो 20 बार में, 5 से काटो इसको काटो तो 5 चौका 20, 5 9 45 49, फिर इसको अगर मैं काट लूँ 2 से काटूँ 10 बार में, 2 से काटता हूँ 27 बार में, ठीक है। अब देखो गुणा कर लेते हैं, अब गुणा करते हैं तो ये 50 मान लो 50 - 1 करता हूँ, तो 50 का 7 गुना करूंगा तो 7 5 35, यानी 350, उसमें से 7 कम कर दो यानी 343, यानी 3 आ गया, हाथ में आ गया 34। अब 49 का 2 गुना 98 में 34 करोगे भाई, तो बोलोगे भैया 132 होता है, और नीचे 10 है तो एक अंक बस पॉइंट लगा लो, यानी अब जब दूसरा सेलिंग प्राइस आया कितना आया भाई हमारे पास, सेलिंग प्राइस 2, तो बोलोगे भैया 132.3, या 132.3 हमें निकालना है क्या, प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या होता है, यानी 100 से जितना ज़्यादा होगा प्रॉफिट होता है, 100 से जितना कम होता है वो क्या, लॉस होता है, क्योंकि हम सेलिंग हमेशा कॉस्ट प्राइस को 100 मानते हैं। 100 से जितना ज़्यादा हो गया भाई साहब, तो देखो 100 से कितना ज़्यादा है, तो 32.3 ज़्यादा है, तो प्रॉफिट आ गया 32.3, और 32.3 का है तो ऑप्शन नंबर डी। खत्म। वहीं अगर 100 से कम होता तो लॉस होता है, वहीं क्या होता है 100 में अगर कुछ भी ऐड करते हैं, 100 में जितना भी प्रॉफिट ऐड करते हैं तो सेलिंग प्राइस आता है, और 100 में कुछ भी घटाते हैं वो भी सेलिंग प्राइस ही आता है। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं, 21 को समझते हैं क्या कह रहा है।
कह रहा सुमन, तारिक और नेहा ने क्रमशः 6, 11, 12 के अनुपात में राशि निवेश की। यदि वर्ष के अंत में कुल इतना भाई सब लाभ अर्जित हुआ तो सुमन और नेहा के हिस्सों का धनात्मक अंतर हमें बताना है। बहुत ईजी सवाल है। यहाँ पर ऑलरेडी दे रखा है भाई सब क्या, इनकम का रेशियो दे रखा है, इनकम का रेशियो दे रखा है, टाइम सेम दे रखा है, तो डायरेक्ट प्रॉफिट इक्वल टू क्या हो जाएगा, इनकम हो जाएगा। टाइम सेम इक्वल टू कैसे समझ में आया, क्योंकि 1 वर्ष की बात बोला है। तो हमें बोला ये 6 हो गया, ये 11 हो गया, ये हमारे पास 12 हो गया, और सबका मान यहाँ पर दे रखा है 79721। ठीक है भाई। और यहाँ पर देखो 12 और 11 कितना होता है, तो बोलोगे भैया 12 और 11 होता है हमारे पास 23, 23 और 6 कितना होता है 29। ठीक है भाई, ये आ गया 29, और इंटू में हमें निकालना किसका मान है, तो बोला है कि सुमन और नेहा। तो पहले ये हमारे पास सुमन थी, ये तारीख थी, ये नेहा, सुमन और नेहा ने 6 का मान निकालना है। अब या तो बैठ के पूरा गुणा करो, नहीं तो डीएस लगा दो। डीएस क्या कहता है, तो भाई साहब डीएस लगाओ। तो बोलोगे 9 खत्म, यहाँ पर देखो 6 और 3 9 खत्म, यानी यहाँ इसका डिजिटल सम 4 आ गया। अब यहाँ पर देखो 9 खत्म, यहाँ पर देखो 6 2 8 4 12, यानी इसका 3 आ गया। यहाँ पर देखो 9 खत्म, 6 3 9, यहाँ पे 5 आ गया। यहाँ पर 9 खत्म, उस 4 4 8 1 9, यहाँ पे 6 आ गया, यानी सबका डिजिटल सम अलग अलग है, लगा दीजिए। यहाँ पर 9 और 2 11 हो रहा है, 11 ने 2 हो रहा है। कभी भी जब 2 होता है तो नीचे हमें 5 से गुणा करना होता है, इधर भी 5 से तो ऊपर भी 5 से गुणा। अब देखो यहाँ पे 7 और 2 9 खत्म, और यहाँ से 9 खत्म, तो ये हो गया 7 और 1 8, 8 में 5 से गुणा करोगे कितना होगा 40, यानी 4, 4 में 6 से गुणा करोगे यानी 24, और 24 को आपस में ऐड करोगे तो 6 होगा, यानी डिजिटल सम 6 आ रहा है। और 6 कहाँ है भाई साहब, तो ऑप्शन नंबर डी आप मिला लेना, यही हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। बस बात खत्म, ये सवाल था। बताओ तो हम पूरा क्यों गुणा करें भाई साहब, गुणा करके हम डायरेक्ट डिजिटल सम का लगा दें। मैंने क्या बोला था कि स्टार्टिंग में हर एक चीज लगाएंगे ताकि हमारा कहीं ना कहीं हमारा टाइम कम लगे और हम जल्दी अपना आंसर निकल के लेके आ पाए। आ जाइए भाई, क्वेश्चन नंबर भाई साहब 22 देखते हैं कि 22 हमारा क्या कह रहा है। कह रहा 2 ट्रकों की चाल का अनुपात इन्होंने दे रखा है 7:4। अब बोला तेज ट्रक द्वारा 196 किलोमीटर की दूरी तय करने में लिया गया समय दूसरे ट्रक द्वारा 7 घंटे में कम है, यानी कहीं ना कि भाई 196 किलोमीटर की दूरी तय कर रहे हैं, तो धीमी चाल वाले ट्रक की चाल ज्ञात करना है। यानी धीमी चाल वाले जो धीरे धीरे चल रहे हैं ना, उनका हमें क्या स्पीड निकालना है। आ जाइए, हमें मालूम है क्योंकि 196 किलोमीटर की ही बात बोला है। जब 196 किलोमीटर की बात बोला है तो हम कैसे निकालेंगे, यानी जब डिस्टेंस सेम हो जाएगा 196 किलोमीटर है, तो सबसे पहले इनका हम स्पीड देख लेते हैं। स्पीड देखूंगा तो ये हमारे पास तेज ट्रक वाले को हम क्या बोलते हैं, यानी फास्ट, यहाँ पे स्लो, तो ये होगा 7:4। स्पीड हो गया तो टाइम का अपोजिट हो जाएगा भाई, तो 4:3 हो गया। ठीक है भाई, 4:3। तो यहाँ पे देखो कितना कम हो रहा है, तो बोलोगे भैया यहाँ पे देखेंगे तो 7 घंटे कम ले रहे हैं। यहाँ पे कितना कम ले रहे हैं, तो बोलोगे हमारे पास एक यूनिट का मान कितना है, तो 7 घंटे कम ले रहे हैं। 7 और 4 ही है ना, 7 और 4 हमने उल्टा लिख दिया क्या ब्रो, देख रहे हो मेरा दिमाग क्या काम कर रहा है। यहाँ पे 4 और 7 होगा, यहाँ पे 7 होगा, 4:7। तो बोलोगे भैया यहाँ पे क्या है, 3 यूनिट का मान कितना है 7। और हमसे पूछा क्या है भाई, तो बोला है कि धीमी चाल वाले क्या ट्रक की चाल बताना है, धीमी चाल स्लो वाली की बात बताना है, तो हमें स्पीड बताना है। तो स्पीड बराबर में क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। डिस्टेंस ऑलरेडी दे दिया 196, टाइम कैसे निकलेगा, तो 3 का मान 7 दिया है, तो यहाँ पे 7 का मान निकालो। तो बोलोगे भैया 7/3 इंटू में 7, यानी 3 का मान 7, यानी 7 यानी 3 को ये दर्शा रहा है भाई। तो हम क्या ये बोल सकते हो भाई 49/3, यानी टाइम आ गया 49/3। तो यहाँ पर रख दो, ये आ गया 49/3, उठा के ऊपर रख दो। 7 से काटो 7 बार में, 7 से काटो 7 दूना 14, 7/56, फिर 7 से काटो 4 बार में, यानी ये हो गया 4 तो 12 किलोमीटर पर आवर होगा कितना स्पीड, तो जो धीमी चल रही है कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी। तो अच्छा सवाल था, घुमाया था। अलग अलग तरीके से लोग बना सकते हैं, लेकिन ये बेस्ट तरीका था जो मैंने आपको बताया था। ग्रुप डी का सवाल है। आइए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। 23 क्या कह रहा है, कह रहा 50 संख्याओं का औसत 34 है। यदि दो संख्याएं अर्थात 34 और 22 को हटा दिया जाए तो शेष संख्या का औसत क्या होगा। बहुत इजी सवाल है। हमें मालूम है कि कभी भी हम सम निकाल लेते हैं तो क्या करते हैं, एवरेज इंटू नंबर करते हैं। तो हमें मालूम है भाई साहब कितना नंबर है, तो 50 है। कितनी संख्या है 34, इसमें से 2 माइनस जा रही है, एक 34 जा रहा है, एक 22 जा रहा है। ठीक है भाई, तो टोटल कितना हो जाएंगे, 50 था 2 चले गए तो बचेगा कितना 40, और सबका एवरेज निकालना है तो मान लेता हूँ x हो गया, बात खत्म। अब देखिए इसको कैसे निकालना है। अब आइए हमें मालूम है क्या, तो गुणा कर लेते हैं। यहाँ पे गुणा करिएगा तो बोलिएगा यहाँ होगा 0, 5 को 20 जीरो हाथ में 2, और फिर 5 3 15 2 1700। 1700 में घटाना कितना है, तो डायरेक्ट घटा लो यहाँ पे, तो बोलोगे 4 और 2 6, और 3 और 2 5 56, यानी 1700 में अगर मान लो 56 घटाएंगे तो हम डायरेक्ट बोल सकते हैं 4, यानी कहीं ना कहीं 1644 हो जाएगा। ये आ जाएगा हमारे पास कितना, 1644। ठीक है, 1644, और शेष यानी हमारे पास ये 48 है भाई, क्योंकि 50 में से 2 चले गए हैं, तो हमें 48 से डिवाइड कर दीजिए, हमें यही मान निकालना है, हमें एवरेज यानी एक्स का मान।
अब काटिए भाई, जब यहाँ पे काटोगे तो कैसे काटोगे, तो बोलोगे भैया 12 से कट सकते हैं, 4 से काटो। 4 से 12 चौका 48, 4 से 4 चौका 16, 4 एकम 4, 4 एकम 4। अब देखो यहाँ पे आ गया 12, तो बोलोगे हमारे पास कितना आ गया, तो 12 से काटो, 12 3 36, 36 के बाद से अगर मैं देखूँ तो 5 51, फिर बोलोगे 12 चौका 48, यानी यहाँ पे पॉइंट फिर 3, फिर 12 दूना 24, फिर उसके बाद से कितना आ गया भाई 6 12 5 60, यानी 34.25 होगा। और 34.25 कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर बी। यानी जो शेष बचेगा, यानी दो लोगों के जाने के बाद जो शेष एवरेज होगा कितना होगा भाई, तो ऑप्शन नंबर बी यानी 34.25। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से आपको चीज़ें समझ में आ रही है। चीज़ें समझ में आ रही है तो वीडियो को लाइक करना है भाई, और चैनल को सब्सक्राइब करना है, और साथ साथ भाई साहब इस वीडियो को शेयर भी करना है। आ जाओ। बोला है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज की दो बराबर भुजाएं की लंबाई क्या है, 85 सेंटीमीटर है, दोनों जो बराबर है उनका, और इसके आधार की लंबाई 32 है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बताएं। लो भाई साहब, हमें यहाँ पर बनाते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। आइए भाई साहब, ये हमारे पास आइसोस्केलस ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल। इनके दोनों भुजाएं क्या होते हैं, बराबर होते हैं समद्विबाहु में। ये ए है, ये है, अब ये मान लो बी है, और इनका भुजा कितना, अगर ये 85 है दोनों बराबर का, तो ये भी 85 होगा, और दूसरा क्या है 72 है। अब या तो इसको एरिया निकालने के लिए इसका फॉर्मूला याद होना चाहिए। फॉर्मूला होता क्या है, तो देखिए, तो बोलोगे भैया बी बटे में 4 होता है, अंडर स्क्वायर में होता है 4a स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, इसका एरिया निकालना होता है, तो एरिया का फॉर्मूला होता है। लो भाई, बी का मान 72, 72 बटे में 4, ठीक है। अब आ जाओ 4 इंटू में ए का स्क्वायर करो, ए का स्क्वायर यानी कहीं ना कहीं 85 का स्क्वायर, तो 85 का स्क्वायर कैसे निकालते हैं, तो 50 का 50 25 9 बटे 72 हो जाएगा, माइनस बी का स्क्वायर, बी का स्क्वायर 72 का स्क्वायर, तो 72 का स्क्वायर 2 दूना 4, फिर यहाँ पर देखो 7 दूना 14 दूना 28, हाथ में आ गया 2 7 7 49, और 2 कितना होता है 5184। अब यहाँ पर गुणा करके निकालो, कैलकुलेशन है कोई दिक्कत नहीं है, 4 से इसको काट लो 18 बार में आ जाएगा। इसको मैं 1 सेकंड में ही बताऊंगा, पहले इसको पूरा बेसिक से निकाल लेते हैं। 4 से गुणा 5 चौका 20 के जीरो, यहाँ पर 4 से गुणा करो, 5 चौका 20 के जीरो, हाथ में कितना आ गया 2, 4 दूना 8 और 2 10, हाथ में 1, तो फिर बोलोगे भैया 4 दूना 8 और 1 9, और 7 चौका 28, यानी 28 900 में से हमें करना है 5184 घटाना है, यानी 28 900 में से, तो घटाओ भाई, तो बोलोगे यहाँ पे कितना है 18, यहाँ पे घटा लीजिए, घटाओगे तो देखो 10 में से 4 गया 6, यहाँ पर आ जाएगा 9, तो 9 में से 8 गया 1 आ जाएगा, फिर यहाँ पर गया 8, 8 में से 8 गया 0 आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद से देखो तो 8 है ना भाई, देखो यहाँ पर आ गया कितना, 10 में से 4 गया 6, फिर 9 में से 8 गया 1, ठीक है। अब यहाँ पे बचेगा 8, 8 में से क्या घटाना है, 1 घटाना है, तो 8 में से 1 घटाओगे तो आएगा हमारे पास यहाँ पे कितना भाई 7, यानी 8 में से 1 घटाओगे तो यहाँ पे आ जाएगा 7। अब देखो यहाँ पे बचेगा कितना भाई, अब यहाँ पे बचेगा 8, अब हमारे पास बचेगा 8, 8 में से यहाँ पे 5 घटाना है तो 3 आ जाएगा, और यहाँ पे देखो 2 बचेगा, यानी यहाँ पे आ जाएगा 237 16। अब इसका भाई साहब क्या, किसका स्क्वायर रूट है बताओ, अब तो निकालना है, तो सबसे पहले कैसे निकालोगे, बढ़िया सवाल है, देखो इसको कैसे निकालेंगे, तो बोलोगे 23 716। कभी भी स्क्वायर निकालना हो तो कैसे समझते हैं, पहले ये देखते हैं 16 किसका स्क्वायर है, तो बोलोगे 4 है। अब 3 देखते हैं, ये 237। अब देखते हैं भाई साहब किसके स्क्वायर के बीच में है ये, तो बोलोगे 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, और 16 को होता है 256 होता है, तो 225 के करीब में है देखो, यानी बोल सकते हो 15, यानी ये 154 का भाई साहब स्क्वायर है। तो यहाँ से बाहर निकालो, 18 इंटू में आ जाएगा 154, अब गुणा कर लो, तो गुणा करो 18 चौके 72 को, तो हाथ में कितना 7, 18 चौके 72 को हाथ में 7, 18 5 90 और 7 97, हाथ में 9, 18 और 9 कितना होता है भाई, तो बोलोगे 18 और 9, 18 और 9 2772, और 2772 ऑप्शन नंबर बी। देखो कितना बढ़िया सवाल है, आइसोस्केलस का ये सवाल है, कितना प्यारा तरीके से आप बना सकते हैं। ये एक तरीका रहा भाई साहब पूरा इसका बेसिक से, कि हम बेसिक से बनाते हैं अगर कुछ नहीं होता। जब मैंने यहाँ पर देखा, बस यहाँ पर सब कुछ, ये हमें कुछ नहीं करना है, इसको हटाता हूँ मैं, सब मिटाता हूँ। देखो हमें इतना तामझाम नहीं करना है, हमें मालूम है कि कुछ भी आएगा। देखो 1 सेकंड में आप आंसर ला दोगे। बी का मान कितना है 72 और बट्टे में 4, ठीक है, क्या है भाई 72 बट्टे में 4 है, ठीक है। इसको काटोगे तो आएगा 18, और यहाँ पे कुछ भी आए हमें फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जो भी आएगा वो 18 से यहाँ पे क्या होगा गुणा होगा, समझो एक सारा है तो हमेशा 18 से गुणा होगा। अब 18 में क्या होता है 9 होता है, यानी जो भी हमारा ऑप्शन होगा वो 9 का मल्टीपल होगा, बस बात खत्म। 9 का मल्टीपल देखो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा, हमें पूरा निकालने की जरूरत नहीं है। 9 का मल्टीपल क्या बोलता है, तो संख्याओं का योग क्या होना चाहिए 9 होना चाहिए, तो बोलोगे यहाँ पर 7 2 9 और 8 4 12, ये भी खत्म, 7 2 9 6 5 11 खत्म। अब देखो 7 2 9 7 2 9 एक ही ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी, 7 2 9 7 6 13, ये भी खत्म, यानी एक ही ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी, बात खत्म। हम क्यों भाई सब पूरा रख के बनाए,
बनाने की जरूरत भी नहीं है। हाँ, अगर एक और तरीका होता है, अगर किसी को ट्रिपलेट मालूम है तो मान लो ये दो आपस आपस में बराबर है, अगर बीच से हम यहाँ पे एक मीडियन खींचते हैं तो ये क्या दो बराबर भागों में बांट देगा। ये 72 है तो ये भी 36 हो जाएगा, ये भी 36 होगा, ये हमारे पास 85 है। अब जिसको ट्रिपलेट मालूम है तो यहाँ से ट्रिपलेट से भी निकाल सकता है कि 85 के स्क्वायर में से 36 का स्क्वायर घटाएंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा, जिसको बोलते हैं 77 का स्क्वायर, यानी 77 आ गया ट्रिपलेट। तो यहाँ से भी निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे, तो बोलोगे भैया 1/2, यहाँ पे क्या होगा 20 इंटू एरिया, अब क्या मान लो यह होगा 36 हो गया और हाइट हो गया 77। अब ये जितना आएगा ना, ये एक पार्ट का आएगा, फिर इसमें 2 से गुणा कर लो, वैसे हमारा भी मान निकल के आ जाएगा। बस बात खत्म। अब ऐसे भी देखो, अगर इसको भी निकालना है तो बहुत आसान से बना लेते हैं। सबको मैं यहाँ पे मिटाता हूँ, मैं समझाता हूँ। अगर मैं सबको मिटा के यहाँ पे समझाऊँ, हम पूरा गुणा करने नहीं जाएंगे। यहाँ से 2 से 2 खत्म हो जाएगा। अब सिर्फ यूनिट डिजिट देखो, यूनिट डिजिट देखोगे तो कैसे बनेगा, तो देखो ये क्या था 7 6 के 42, लास्ट में 2 आएगा, और देखो ना इसमें है ना इसमें है ना इसमें, एक ही ऑप्शन ऑप्शन नंबर भी, तो यहाँ से भी उड़ा सकते हो। तो बनाने के कई तरीके होते हैं, इसलिए मैं बोलता हूँ कि यहाँ पे जो बेस्ट तरीका होता है वो मैं बताता हूँ। ये तो आपको इसलिए बता दिया ताकि आपको एग्जाम में तो फॉर्मूला मालूम होना चाहिए कि जो आइसोसेलेस ट्रायंगल है इसका भाई साहब फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है भाई, उम्मीद करता हूँ ये बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा। आइए नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं कि 25 क्या कह रहा है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 41 से विभाज्य है। ये तो सब ऑप्शन उठा उठा खुद से चेक करना पड़ेगा, या मैं करूँ या आप करो, बात बराबर है, आप खुद कर लेना, होमवर्क है आप लोगों के लिए। ठीक है, तो इसका भी ऑप्शन में इसका, सॉरी इसका ही बता रहा हूँ, इसका भी आंसर देना है किसमें, कमेंट बॉक्स में। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट चलते हैं और 26 नंबर देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा दो धनात्मक संख्याओं का योगफल कितना है भाई 59, और उनका गुणनफल कितना है 564 है, तो उनके बीच का धनात्मक अंतर ज्ञात करें। यानी धनात्मक अंतर ज्ञात करते एक फॉर्मूला होता है, मैं लिखवाता हूँ। a माइनस बी का स्क्वायर जब हम निकालते हैं तो आपको मालूम है कि a प्लस बी का स्क्वायर में से माइनस क्या होता है 4ab। अब बोलो भैया ये होता कैसे है, तो मैं यहाँ पे समझा देता हूँ, 2 सेकंड एक्स्ट्रा आएगा, कोई दिक्कत नहीं। आ जाओ, आपको मालूम है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो बोलोगे भैया a स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में होता है 2ab। तो मैं ऐसा करता हूँ, इस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इसका मान निकालता हूँ। बोलोगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इसका मान क्या होगा, तो इधर इसको लेते हो, तो ए स्क्वायर इधर ना लेकर हम ऐसे कर लेते हैं ना, सबसे आसान ये होगा कि हम ऐसे करते इसको ऐसे ही रखते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और इधर का माइनस प्लस का उठा कर लाऊंगा तो माइनस का 2ab हो जाएगा, जिसको हम बोल सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 2ab, ये हो सकता है, इसका मान हो गया। ठीक है भाई, हमें ये आ गया। अब हमें यही निकालना है, अगर मान लो हमें क्या फाइंड करना है, ये समझो, ए माइनस बी का मान निकालना है, तो बोलोगे ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, और माइनस का क्या होता है भाई 2ab, माइनस का 2ab। अब जब माइनस का 2ab होता है तो कुछ नहीं करना होता है। सेम देखो यहाँ पर हम क्या मान रख सकते हैं इसके जगह पे, तो इसके जगह पे ये वाला मान रख सकते हो, तो बोलोगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और यहाँ पर क्या है माइनस का 2ab, और यहाँ भी माइनस का 2ab है, तो बोलोगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और प्लस का यहाँ पे 4ab, माइनस का 4ab हो जाएगा, क्योंकि माइनस 2ab क्या होता है माइनस का 4ab, जो यहाँ पे हमने आपको लिखवा दिया। देखो सेम यही हमने लिखवाया कि ए माइनस बी का अगर ये निकालना है तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला आप रख के बना सकते हो। कैसे आया वो भी मैं बता दिया। अब आ जाओ, मान रखो ए माइनस बी का इसका मान निकालना है, तो लिख दो भाई ए माइनस बी का होल स्क्वायर इसका मान निकालना है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर यानी इनका योग दिया 59, 59 का स्क्वायर करो, 59 का स्क्वायर करो, तो बोलोगे 9 का स्क्वायर होता है 9 में 81 हाथ में 8, फिर बोलोगे 9 पचे 45 दूना 90 और 8 98 हाथ में 9, फिर बोलो 50 25 और 9 कितना होता है, तो 3481 हो गया। ठीक है, ऐसे भी बोलते हो 9 के स्क्वायर 25 से कितना ज्यादा है, तो 9 ज्यादा है, तो 25 और 9 34 होता है। माइनस 4ab, यानी ये क्या है ए बी का मान दिया है, क्योंकि आपको मालूम है यहाँ पर दे रखा है ए प्लस बी का मान इन्होंने दे रखा है 59, और ए बी बराबर कितना दे रखा है, तो 564 ये दे रखा है। मैं डायरेक्ट यहाँ पर निकाल रहा हूँ, तो गुणा करो भाई, 4 से गुणा करो, 4 चौको 16 हाथ में 1, फिर 4 से गुणा 6 चौको 24 और 1 25 हाथ में 2, 5 चौका 20 और 2 2256। तो बोलोगे भैया ए माइनस बी का स्क्वायर बराबर 11 में से 6 गया 5, फिर ये हो गया 7, 7 में से 5 गया 2, फिर यहाँ पे आ गया 4, 4 में से 2 गया 2, 3 में से 2 गया 1, यानी 1225। तो ए माइनस बी ये क्या होगा, उस पर रूट चढ़ जाएगा, तो 1225 किसका आपको मालूम है, तो भाई साहब 35 का स्क्वायर क्या होता है 1225, तो ए माइनस बी 35 आ गया, और 35 का है तो ऑप्शन नंबर ए। खत्म। बताओ कितना प्यार तरीके से हम चीज़ों को बना लिए, कितना इजी है, कितना सिंपल है। बस आपको ये चीज़ें आपको मालूम होना चाहिए, और सेक्शन कंट्रोल आपके हाल फिलहाल एग्जाम में पूछा हुआ है, एकदम सारे अपडेटेड हम लोग करा रहे हैं। ठीक है भाई, आइए नेक्स्ट चलते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है एक बेईमान विक्रेता दावा करता है कि वो वस्तुओं को उसको क्रय मूल्य पर बेच रहा है, परंतु वह क्या 1000 ग्राम के स्थान पर 902 ग्राम आपको
तोलते हैं तो उसका लाभ प्रतिशत बताया। बहुत ईजी सवाल, डिसऑर्डर शॉपकीपर का। हमारे पास दो चीज होता है, एक क्या होता है भाई, तो बोलोगे यहाँ पे हो जाएगा सीपी, एक हो जाएगा एसपी। आपसे पैसा कितना का ले रहा है, 1000 ग्राम का, और दे कितना दे रहा है, तो 902 ग्राम। जो देता है ना, जो आपको ग्राहक को देता है, उसको सीपी में ऐड करना है, क्योंकि आपसे पैसा फुल लिया और दिया है, तो कितना का लॉस और हानि हुआ तो देख लीजिए भाई साहब। तो बोलोगे भैया ग्राहक को कितना का फायदा होगा, तो बोलोगे यहाँ पे 98 यूनिट का फायदा हो रहा है। कितने पे, तो 902 पे, इंटू में 100% कर दो, बस खत्म, परसेंटेज में निकाल लो। अब इसको देखो मैं कितना प्यार तरीका से उड़ाऊंगा, अप्रोक्सीमेट में भी आंसर दिया तो अप्रोक्सीमेट में उड़ा लो, तो हो जाएगा 5800 बट्टे में 902। अब देखो 12%, 11%, 6%, 10%। समझो, अगर मान लो मैं 10% निकालता हूँ, अगर मान लो इसमें 10 से गुणा करूंगा तो कितना होगा, 9020, ये 98 है। ठीक है, 9020 आ रहा है, 10 से गुणा कर रहा हूँ। 11 से गुणा करूंगा तो ये 99 हो जाएगा, क्योंकि 11 से गुणा करूंगा तो 11 99 98, तो 11 ज्यादा हो जाएगा, यानी जो भी हमारा ऑप्शन होगा 10% के पास में होगा, क्योंकि 10% ही होगा, यानी बोल सकते हो 10 पॉइंट से स्टार्ट होगा। एक ही ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी। 10 से ज्यादा हो ही नहीं सकता, नहीं तो 11 और 10 से कम होगा ही नहीं, क्योंकि 10 तक तो जा ही रहा है। तो ये होता है तरीका डायरेक्ट उड़ाने का। ये सारे तरीका भी आपको आना चाहिए कि कम सेकंड में कैसे भी चीजों को आप निकाल पाए। ठीक है भाई, आइए नेक्स्ट चलते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं कि 28 हमारा क्या कह रहा है। कह रहा है ए बी सी डी एक चतुर्भुज है जिसमें एंगल ए 47 है, एंगल बी 66 है, एंगल सी 133 है, एंगल डी कितना है भाई, तो आपको बोलोगे 114 है। तो ए बी सी डी किस प्रकार का चतुर्भुज है। मान लीजिए मैं एक चतुर्भुज बना लेता हूँ कैसे भी करके। एक हमारे पास चतुर्भुज है, इसमें मान लो ये हमारे पास ए हो गया, ये हमारे पास बी हो गया, ये हमारे पास सी हो गया, ये हमारे पास डी हो गया। एंगल ए इन्होंने कितना दे रखा है, 47। एंगल बी दे रखा है भाई साहब 66। एंगल सी कितना दिया है, तो बोलोगे 133। और एंगल डी कितना दिया है, तो देखो भाई साहब 114। अब कहीं ना कहीं देखो तो इन दोनों को आपस में ऐड करो, देखो ये इन दोनों को आपस में ऐड करने पर कितना 180 आ रहा है, इन दोनों को भी आपस में ऐड करो 180 आता है। तो आमने सामने वाले कोई भी मान लो चतुर्भुज में आमने सामने वाले भुजाएं, यानी उसका एंगल और उस सामने वाला एंगल का योग 180 है, तो हमेशा ध्यान रखना कि कौन सा होता है, तो बोलोगे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल भी ऐसा होता है भाई साहब जिसको बोलते हैं चक्रीय चतुर्भुज। चक्रीय चतुर्भुज में क्या होता है कि आमने सामने वाला एंगल आपस में बराबर होते हैं, सॉरी 100, उनका सम 180 डिग्री होता है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं, और 29 को पढ़ते हैं। क्या कह रहा है, कह रहा है एक ठोस लंब वृत्तीय शंकु की त्रिज्या कितना है भाई, 24 सेंटीमीटर है, और इसकी ऊंचाई 32 सेंटीमीटर है, तो शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाले। बेसिक सवाल है। आ जाओ भाई साहब, हम यहाँ पे शंकु बनाते हैं, तो बोलोगे भैया शंकु हमारा बन गया। अब यहाँ से इसका रेडियस हो गया, रेडियस कितना है, तो बोलोगे भैया 24 रेडियस दे रखा है, हाइट दे रखा है 32, तो स्लेंट हाइट निकाल लो भाई साहब ट्रिपलेट। देखो भाई साहब 8 3 का 24, 8 चौक 32, तो 8 5 40, यानी कहने कि इसका 40 आ गया। ठीक है भाई, आप ऐसे भी निकाल सकते हो कि 32 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर, और उसके बाद रूट लगा दोगे तो हमारा ये निकल के आ जाएगा स्लेंट हाइट। अब इसका भाई साहब टोटल एरिया क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया, तो बोलोगे भैया पाई आर इंटू में होता है आर प्लस में एल। पाई का मान वैसे ही पाई रखना है। आर कितना दिया है, तो बोलोगे भैया आर 32 है, आर 32 थोड़ी है 24 है। अब उसके से आर कितना है 24 और 40, एल 40 है, तो 24 और 40 कितना होता है, तो बोलोगे भैया 64 होता है। बस बात खत्म, गुणा कर लो। तो 24 चौका 96 के 6 हाथ में 9, 24 छके 144 और 9 होता है 153, 144 9 यानी 1536 पाई हो जाएगा। 1536 पाई कहाँ है देखना जरा, तो 1536 पाई ऑप्शन नंबर बी। आरआरबी जेई अभी हाल फिलहाल में एग्जाम 3-4 दिन पहले इसका क्या था आंसर की, देखो यहाँ से करा रहे हैं। इस लेवल का अपडेटेड है आपका भाई। बस आपका क्या चाहिए भाई साहब, सपोर्ट चाहिए, प्यार चाहिए कि इस कंटेंट को हर जगह पर शेयर करिए, बताइए कि कोई ऐसा भाई है जो इतना खतरनाक तरीके से पढ़ा रहा है। आ जाइए भाई, क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं, ये है हमारा आज का लास्ट सवाल। कह रहा है एक छात्र ने 4 विषयों में 78, 85, 69 और 90 क्या अंक प्राप्त किए। फिर बोला है क्या कि 5 विषयों में 80 अंक प्राप्त, 5 विषयों में 80 अंकों का औसत प्राप्त करने के लिए पांचों विषय के कितने अंक की आवश्यक है। बहुत ईजी सवाल है। हमारे पास मालूम है भाई साहब कि पहला 78 है, पहला विषय में 78, दूसरा में 85, तीसरा में देखूँ तो 69, और चौथा में देखूँ तो 90, और पांचवा नहीं मालूम है तो एक्स। ओवरऑल का मालूम है कि ओवरऑल कितना भाई साहब इन्होंने प्राप्त किया है, तो 80। अब मैं मान लेता हूं कि 80 है भाई साहब, ठीक है, सभी पांचों विषय का औसत अंक 80 है। अगर 80 है तो हम डेविएशन लगा लेते हैं, कितना कम है तो बोलोगे माइनस का 2 कम है, कितना ज़्यादा है तो प्लस का 5 ज़्यादा है, कितना कम है तो माइनस का 11, कितना ज़्यादा है तो प्लस का 10। अब होता क्या है, अगर जितना कम आएगा एक्स में उतना जाके ऐड हो जाएगा, जितना ज़्यादा आएगा एक्स में जाके घट जाएगा, क्योंकि भाई साहब तराजू बराबर करते हैं। तो करते हैं भाई, देखो तो 5 में से देखो यहाँ पे देखो तो माइनस का 11, माइनस का 2, माइनस का 13, 10 और 5 15, प्लस का 15, तो ओवरऑल डेविएशन देखूंगा तो बोलोगे भैया माइनस का 13 और प्लस का 15 यानी 2 का डेविएशन हो रहा है। माइनस का 2 का डेविएशन हो रहा है
2 माइनस का थोड़ी हो रहा है, क्योंकि भाई साहब हमें मालूम है कि क्या हो रहा है, माइनस का 13 हो रहा है और प्लस का 15, तो ओवरऑल प्लस 2 का डेविएशन हो रहा है, तो इधर जाकर माइनस का 2 का डेविएशन होगा। हमें बताना है पांचवा सब्जेक्ट, तो 80 में से भाई साहब 2 घटा दो, 78 आ जाएगा, नहीं जो 78 होगा, क्योंकि जो एवरेज आता, अगर यहाँ पे प्लस होता तो 80 में प्लस कर देते हैं, अगर यहाँ पे माइनस है तो 80 में माइनस कर देना, 78 आएगा। तो पांचवें विषय में उसका अंक होगा 78 होगा, ऑप्शन नंबर सी। खत्म। फिनिश भाई साहब, टाटा फिनिश। ये भी आरआरबी एनटीपीसी का आपका सवाल है, ग्रेजुएट लेवल का। ठीक है भाई, ये है भाई साहब आपका क्या, तो ये है रेलवे गणित। अगर आपको और आने वाले एग्जाम में प्रिपरेशन करना है, बढ़िया तरीके से मैथ्स में स्कोर लाना है, फुल मार्क्स लेके आना है, तो ये बुक मंगाइए, बहुत ही बेस्ट बुक है। ऑलरेडी इस बुक का मैं ये 3500 प्लस सोल्यूशन है ना एमसीक्यू, इसका 2000 प्लस सॉल्यूशन मैं खुद कर रहा हूँ क्वेश्चन का, रेलवे फाउंडेशन बैच में, वो भी टाइप वाइज चीज़ों को पढ़ा रहा हूँ। ऑलरेडी उसमें 41 क्लासेस हम डाल दिए हैं, तो वहाँ से आप कवर कर लीजिए, यही बुक पढ़ा रहा हूँ। ये आप फ्लिपकार्ट अमेजन से मंगा लीजिए, मात्र 300 रुपये में वो डिलीवरी आपके घर पे पहुँच जाएगा। फिर भी नहीं मिल रहा है तो कोई भी लोकल शॉप पे जाइएगा, लोकल दुकान पे जाइएगा, बोलिएगा हमें आदित्य रंजन सर की मैथ्स की ये बुक चाहिए रेलवे गणित, तो बाकायदा वो मंगा के आपको दे देगा। ठीक है भाई, जो आज का जो हमने पढ़ा है इसका हैंड रिटन नोट्स कहाँ मिलेगा, तो एआर पब्लिकेशन के टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, तो इसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है भाई, बाकी बस एक ही बात बोलूंगा भाई, कि इतना अगर भाई आपके लिए मेहनत कर रहा है तो आप भी थोड़ा बहुत सपोर्ट करिए, और इस वीडियो को हर जगह पर शेयर करिए, और कमेंट करके बताइए कि और चीज़ें क्या बेस्ट हम कर सकते हैं, वो भी आप अपना राय जरूर दीजिएगा। बाकी भाई साहब, ये चैनल आपका अपना है, तो इसको सब्सक्राइब करके जरूर रखना है, क्योंकि इस पर फ्री में बहुत सारे कंटेंट आते रहेंगे, अभी भी हर एक चीज़ फ्री में इस पर दिया जा रहा है। ठीक है भाई, तो आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।